Good morning, ma'am. 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 Good morning. Good morning, ma'am. Good Good morning. morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. ये क्या हुआ? Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. क्लास में हरिकेशव है? Yes, ma'am. एक अटेंडेंस ले ले फटाफट से। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अटेंडेंस लेते हैं फटाफट से। चलो मैं नाम बोलती जाऊंगी, जिन जिन का मैं नाम बोलूंगी वो बच्चे प्रेजेंट रहना। चलो जी, सबसे पहले आरती। Present, ma'am. ठीक है। अजय। Present, ma'am. ठीक है। अल्पना। Present, ma'am. चिंटू। चिंटू। Present, ma'am. अमन। अमन नारवाल। अनामिका। Present. अंशिका। Yes, ma'am. अनु। Present, ma'am. अर्पित। अर्पित। अर्पित आपकी वॉइस आई नहीं। डिम्पी। Present, ma'am. गरिमा जिंदल फ्रॉम हिसार। Present, ma'am. ठीक है जी। गरिमा के बाद गौरव।
Present, ma'am. गौरव के बाद हरिकेशव प्रेजेंट। हर्ष Present, ma'am. प्रेजेंट मैम। हर्ष सिंगल बोल तो दिया मैम। और दूसरे वाला हर्ष दो हर्ष है ना, दोनों हर्ष आ जाओ एक बार। यस मैम मैं बोल चुका मैम। दूसरा हर्ष कहाँ है? हिमानी Present, ma'am. कनिका Present, ma'am. कनिष्का Present, ma'am. हिमांशु Present, ma'am. Present, ma'am. कुमकुम Present, ma'am. करीना Yes, ma'am. लक्ष्मी Present, ma'am. Yes, ma'am. मनीष Present, ma'am. मानसी मानसी मन में Present, ma'am. मोहित गट्टानी Present, ma'am. Excuse me, ma'am. बोलिए। मैम मानसी कह रही है उसे ऐड कर लो। 5 मिनट बाद ऐड होगी। मैम, अटेंडेंस हर्ष को भी ऐड करना। Yes, पूजा ma'am. Yes, ma'am. नेहा Present, ma'am. प्राची प्राची पिया Present, ma'am. प्रिया Excuse me, ma'am. प्रिया Excuse me, ma'am. प्रिया Ma'am, आपका प्राची। वीडियो ऑन करना एक बार। Present, ma'am. रमन रमन Present, ma'am. रश्मि Present, ma'am. रितु Present, ma'am. रिया Present, ma'am. साहिल Present, ma'am. संजीत संजीत ठीक है। शिफाली Yes, ma'am. सृष्टि Present, ma'am. शुभम Yes, ma'am. सोनिया Yes, ma'am. सोनू Excuse me, ma'am. हाँ जी मैम प्राची को ऐड करना उसको मैं कर लूंगी, अभी पहले अटेंडेंस कंप्लीट होने दो। सोनू Present, ma'am. सुजल Yes, ma'am. तुषार Yes, ma'am. तरुण Present, ma'am. उज्जवल Present, ma'am. वैभव Present, ma'am. पंकज
प्रेजेंट मैम। शाल, प्रेजेंट मैम। वैभव गोयल, प्रेजेंट मैम। मनोज, मनोज, Yes, ma'am. मान्यता, Present, ma'am. सूरज, Present, ma'am. गरिमा गरिमा जिंदल फ्रॉम भादरा, Present, ma'am. सावन, Present, ma'am. जुगल, वंशिका। आप में से कोई ऐसा है जिसकी अभी क्लास में अटेंडेंस नहीं हुई है, जो प्रेजेंट है अभी क्लास में? किसकी नहीं हुई? बालकिशन मैम। बालकिशन, ठीक है, डन। और कोई? मैम अर्पित। अर्पित, ओके, आपका नाम लिया गया था उस टाइम, आप थे नहीं शायद क्लास में, या फिर आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। डन अर्पित। एनीवन एल्स जिसकी क्लास में हुई नहीं अभी अटेंडेंस और जो प्रेजेंट है? जिन 5 बच्चों का वेटिंग रूम में, उसके अलावा मैं दोबारा किसी की अटेंडेंस लगाऊंगी नहीं इनमें से। ये जो 5 बच्चे अभी क्लास में एंटर हुए हैं, हर्ष, मानसी, संजीत और कौन थे, जो भी 5 बच्चे अभी एंटर हुए हैं, ये 5 बच्चे अपनी अटेंडेंस मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है, जिन्हें अभी अभी मैंने ऐड ऑन किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हम लोग जो कल पढ़ रहे थे वो क्लियर है? एडाई के बारे में जो हमने स्टार्ट किया था। यस मैम। Yes. आज की क्लास में एक तो बालकिशन, हरिकेशव और मोहित गट्टानी एंड मनीष। बालकिशन, हरिकेशव, मोहित गट्टानी एंड मनीष, इन चारों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहना चाहिए, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, ये जो पुरानी स्लाइड से मैं स्टार्ट करती हूँ। क्या पुरानी स्लाइड सबको क्लियर है? इरडाई के बारे में बेसिक पढ़ा था कि इरडाई कब आया था, क्यों आया था, कहाँ आया था और क्या क्या काम इसने करने स्टार्ट किए थे। तो क्या ये क्लियर है? यस मैम। मैम एक बार ये इंश्योरेंस बिल वाली लाइन बता दो। कौन सी वाली? यस मैम। मैम इंश्योरेंस बिल इस एक्ट से अलग होता है क्या? इंश्योरेंस किससे अलग होता है? मैम एक्ट के अंदर ही होते हैं क्या ये? हाँ एक्ट के अंदर ही होता है। ये एफडीआई वाला पॉइंट बता दो मैम। एफडीआई वाला इससे डायरेक्ट ऐसे लिंक नहीं था। एफडीआई में क्या था कि जब इरडाई अपना आया, इरडाई आया तो उस टाइम ये 1999 में इसने ज्यादा जोर पकड़ा, यानी कि तब हमारे पास एलपीजी आ चुका था। एलपीजी बोले तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उसके बाद का जो सिनेरियो है वो बता रहा है। तो ये बोलता है कि इरडाई इंश्योरेंस सेक्टर में ना सबसे ज्यादा काम किसका है? पैसे का है। अब पैसा हमारे देश में इतना है तो हम लोगों ने ना इसमें फॉरेन का पैसा इन्वॉल्व करना स्टार्ट किया। फॉरेनर्स को छूट दे दी, भाई तुम आकर हमारी कंट्री में हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन जो पैसा लगाओगे ना तुम्हें ओनरशिप की फॉर्म में लगाना पड़ेगा। ओनरशिप मतलब इक्विटी, इक्विटी परचेज करनी पड़ेगी तुम्हें। तो फॉरेन इक्विटी हम ले सकते हैं। कितनी ले सकते हैं? जब एक्ट आया यानी कि इन 1999 26% अलाउड थी। बाद में इस 26% की लिमिट को इन 2014 बढ़ाकर कितना कर दिया? 49% कर दिया। तो 26 से 49% तक का सफर हुआ था इरडाई के अंदर। आप लोगों को 49% ही याद रखना है, इसके ऊपर आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इतना ही हुआ था। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कुछ फॉरेन के बंदे चाहे तो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि फॉरेनर डायरेक्टली इन्वेस्ट करेगा इन इंडिया, उस चीज को बोला गया एफडीआई।
क्लियर? मतलब कि 49% शेयर सारे लेंगे। हाँ, आज के टाइम पे जो ये मान के चलो कि 49% हो सकता है। एक्चुअल लिमिट इज 74%, बट एज पर योर बुक्स इज 49%। 49% ही याद करो, क्योंकि अभी अपडेट नहीं हुआ है। करंट 2021 में ये लिमिट एक्सटेंड हुई है 74 की। ठीक है, इससे पहले यूपीए की फुल फॉर्म क्या थी? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी कि ये 2004 के बाद ये कुछ इस तरह से क्या हुआ, गवर्नमेंट जो लेफ्ट ओवर हो जाती है, यानी कि जो सेंटर में नहीं जा पाती, जो सरकार नहीं बन पाती, बाकी की जो पार्टीज होती है वो मिलकर एक ग्रुपिंग कर लेती है, अपना ग्रुप बना लेती है। तो जो इनका ग्रुप का हिस्सा होती है वो होता है हमारा यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मार्केट एनालाइज करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र पे अपने प्रपोजल्स रखते हैं। अगर ये प्रपोजल सरकार को सही लगते हैं तो अप्रूव हो जाते हैं, गलत लगते हैं तो रिजेक्ट हो जाते हैं। जैसे वो नहीं होता अपोजिशन और पार्टीज, कंट्रोलिंग पार्टी या फिर रूलिंग पार्टीज, जो उनके बीच में जो वाद विवाद चलते हैं, काइंड ऑफ दैट यूपीए वाला। यस मोहित? मैम यूपीए गवर्नमेंट तो कांग्रेस की जो गठबंधन सरकार थी उसको कहा था, उनको कहा गया था यूपीए। तो वही है, कांग्रेस वाला, सोनिया गांधी ने हेड किया था इसको। यस मैम, ये 2004 में उन्होंने 2004 में और सोनिया गांधी की थी। वही है यूपीए। अभी तो यूपीए नहीं है मैम। फिर 2014 में आया था ना ये, 2014 तक था इनका, मतलब 2013 में इन्होंने प्रपोज कर दिया था, उसके बाद 2014 में ही आ गया। 2014 में तो एनडीए हो गई थी मैम, फिर बाद में चेंज हुई थी ना, लेकिन 2013 तक तो वो थी, उनका प्रपोजल तो चला हुआ था, यानी कि जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था वो तो यूपीए गवर्नमेंट ने किया था ना। ओके मैम। कंसेप्ट जिसने इंट्रोड्यूस किया वो उन्हीं का रहेगा। अब जैसे आज मनमोहन गांधी है नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ भी काम, उन्होंने जो भी काम किया होगा वो नाम तो उन्हीं के नाम से आएगा ना। मनमोहन जी ने ऐसा कहा था, मनमोहन सिंह जी ने ऐसा कहा था, तो वो उसी के नाम से चलता है। यस अनामिका? मैम जो इरडाई है वो ऑटोनोमस कैसे है? ऑटोनोमस का मतलब होता है जो अपने ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर दे। जब इसका काम हुआ, यानी कि अभी एक अथॉरिटी है, सारी अथॉरिटी को ऑटोनोमस बॉडी बोला जाता है, जो अपने आप वर्क करती है, यानी कि उनको अपना एक अपना दायरा समझा दिया, काम समझा दिया, अब वो उसी काम को करती रहेगी। मतलब उनको बार बार ना ऐसे पिंच करने की जरूरत नहीं है, भाई ये काम कर, तेरा काम है, ये काम कर, तेरा काम है, कंटिन्यूटी में करती रहेंगी। अथॉरिटी है ये, स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे सारी की सारी सीसीआई वगैरह अपनी। ओके मैम। क्लियर ये वाली स्लाइड? यस मैम। नेक्स्ट है हमारा मिशन स्टेटमेंट ऑफ द अथॉरिटी, किस काम के लिए करने के लिए आई थी। ठीक है, वो मिशन स्टेटमेंट क्लियर है? हम लास्ट Yes, ma'am. ये जो बाकी 3 बच्चे और हैं, बालकिशन, हरि, केशव, इनकी मुझे आवाज नहीं आ रही है, मनीष, जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई है। यस मैम। यस मैम। मैम ये 4th पॉइंट में ये पुटिन साइन बताना। कहाँ पर? मैम 4th पॉइंट में ये पुटिन वाला? प्लेस इफेक्टिव ग्रीवेंस। यस To मैम। ensure speedy settlement of genuine claims, to prevent insurance frauds and other malpractices, and put in place effective grievance redressal system. Put in place, सही जगह पर क्या लगाना है आपको? Effective grievance redressal. Grievance होते हैं दुखड़े, आपके दुख दर्द। Redressal मतलब उसको दूर करने का मैकेनिज्म। आपके दुखड़े दूर करने का कोई पॉलिसी इनको बनानी पड़ेगी, यानी कि जैसे कस्टमर केयर होता है, सेबी ने बनाया स्कोर्स, वैसे ही इनको भी लोगों के दुखड़े सुनने पड़ेगी। जब तक लोगों के दुखड़े नहीं सुनेंगे तब तक कोई काम की नहीं है इटाई हमारे। तो आपको लोगों के दुखड़े दूर करने का कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए, ये उनका काम है और ये करते हैं ये काम। ठीक है? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट है ये 2 पॉइंट्स। मैम ये लास्ट वाला बताना। लास्ट वाला, to bring about optimum amount of cell regulation in day-to-day working of the industry consistent with the requirement of fiducial regulations। क्या बोलता है कि डेली की डेली अपने ऊपर वर्क करता रहता है, यानी कि अपनी कमियों को दूर करता रहता है, ताकि मैं क्या कर सकूं, ऑप्टिमम अमाउंट, सफिशिएंट अमाउंट में सेल्फ रेगुलेशन कर सकूं। बढ़िया कंट्रोल कौन सा होता है, बढ़िया पढ़ाई कौन सी होती है? कुछ बच्चे है ना खुद से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे डंडा खा के पढ़ते हैं। तो किसकी पढ़ाई अच्छी होगी? जो खुद से पढ़ते हैं, जो डंडा खा के पढ़ते हैं? जो खुद से जो खुद से पढ़ते हैं। खुद से पढ़ते हैं।
ऐसे ही कोई भी इंडस्ट्री अपने आप से अच्छा काम करे वो चीज बढ़िया है या डंडे खा के सुधारे अपने आप को। जैसे कि आपको अकाउंट्स फाइल करने हैं, एक तो वो अपने टाइम से अकाउंट फाइल कर दो, एक है कि भाई पहले पनिशमेंट लेंगे, पेनल्टी लगाएंगे 100 रुपए फालतू भर के, फिर फाइन अप्लाई करेंगे, हम चीजें लेट फाइल करेंगे, लेट फीस के साथ फाइल करेंगे। तो कौन सा बढ़िया है, जिसने टाइमली फाइल कर दिया या जिसने लेट फीस के साथ फाइल किया? काम तो करना ही है, उसने टाइमली फाइल कर दिया। टाइमली फाइल कर दिया। तो हमारी एल्डाई ना बार बार ऐसी रेगुलेशंस बनाती रहती है जिससे कि हमारे जो लोग हैं वो सेल्फ रेगुलेट हो जाए। सेल्फ रेगुलेट हो जाए मतलब खुद से काम करना स्टार्ट कर दे। मतलब उनके लिए पनिशमेंट इतनी हैवी लगा दो, अब उन्हें पनिशमेंट से डर लगेगा, अब वो पनिशमेंट को हल्के में नहीं लेंगे और अपने काम को खुद, चाहे बोल दो डर है कि भाई अगर काम नहीं किया तो ज्यादा दिक्कत आएगी हमें, तो इसलिए अच्छा काम कर लेते हैं। अब जिन बच्चों को डर है कि हम पढ़ेंगे नहीं, फेल हो जाएंगे, वो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं। और जिनको कोई डर नहीं होता ना, वो भाड़ में जाए सेल्फ स्टडी, हम तो मस्ती करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसे वाले बच्चों को सक्सेस नहीं मिलती। लेकिन जिन बच्चों को डर होता है कि हमें कुछ करना है, पढ़ेंगे नहीं तो हम फेल हो जाएंगे या फिर हम लोगों का करियर डूब जाएगा, तो वो बच्चे सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं। तो ये काम डर किसने भी बिठाया इनके मन में? ICAI ने। वैसे ही एडाई डर बिठाता है किसके मन में? इंश्योरेंस कंपनीज के मन में, कि भाई अगर तूने काम नहीं किया तो मैं तेरे को डीलिस्ट कर दूंगा, यानी कि तेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दूंगा, तो काम नहीं कर पाएगा, तुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा, तेरे ऊपर हैवी पेनल्टी लगेगी। तो उससे सेल्फ रेगुलेशन हमारा बढ़ेगा। और इस चीज के लिए वो क्या करता है? प्रूडेंशियल रेगुलेशन बनाता है। प्रूडेंशियल का मतलब कल समझाया था, अगर आपको याद है तो, सामान्य समझ वाला। यस मैम। यस मैम। इसके बाद हमें नेक्स्ट काम करना था ड्यूटीज, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द एल्डाई। अब इसकी ड्यूटीज क्या है, पावर्स क्या है एंड फंक्शंस क्या है, ये सब मिला जुला काम है जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। कुछ चीजें आपको सिमिलर देखी हुई मिलेंगी, कुछ चीजें नहीं मिलेंगी इसके अंदर। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है to issue to the applicant a certificate of registration, renew, modify, withdraw, suspend or cancel such registration। अब इसके बारे में मुझे बताएगा बालकिशन। फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करूं, कल समझाया था मैंने। बालकिशन। यस मैम। फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करो। मॉडिफाई कर रहा हूँ, सस्पेंड कैंसिल सच एप्लीकेंट। बोलो। रजिस्ट्रेशन, मॉडिफाई, विथड्रॉ, सस्पेंड और कैंसिल। मैम इसके अंदर ये ऐसे कह रहा है मैम, हमने मैम इशू कर दिया एप्लीकेंट मैम, कोई भी कंपनी, उसका एक सर्टिफिकेट आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का मैम। ठीक है, और मॉडिफाई एंड विथड्रॉ एंड सस्पेंड कैसे? अगर मैम उस रजिस्ट्रेशन के हिसाब से मैम वो अगर टाइम टू टाइम रिव्यू या मॉडिफाई नहीं किया जाएगा ना, जो रूल बनते आ रहे हैं मैम, तो वो सस्पेंड भी हो सकता है मैम। या मैम उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा मैम। ठीक है। पिया, क्लास में पिया है? यस मैम। पिया, ये फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे आप, जो मैंने कल एक्सप्लेन किया था। अपनी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मेरी लैंग्वेज में ही करें। ओके मैम। मैम रिडाई एक सर्टिफिकेट इशू करता है इशूअर्स को। पॉलिसी इशूअर्स होते हैं जो असेसर होते हैं या वैल्यूअर होते हैं, उनको रेगुलेट मतलब उनको सर्टिफिकेट इशू करता है रिडाई। तो वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर उनको मतलब जो सर्टिफिकेट इशू किया उसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं, वो रिडाई के ऊपर होता है। कैंसिल और सस्पेंड कौन कर पाएगा? रिडाई। रिडाई कर पाएगा। और रिन्यू और मॉडिफाई का क्या मतलब है? उसमें कोई चेंजेस वगैरह करने हैं तो, अमेंडमेंट्स वगैरह करनी है तो। और रिन्यू? न्यू क्रिएट करना है कुछ उस टाइप में। न्यू कुछ क्रिएट करना है तब? अगर उसमें कोई चेंजेस वगैरह करने हैं, अप्रोप्रिएट नहीं है तो हम उसे रिन्यू कर देंगे। अप्रोप्रिएट है, चेंजेस भी नहीं करने, क्या तब रिन्यू हो सकता है?
नो मैम। किस टाइम पर यस रिन्यू? मैम हो सकते हैं, हो सकता है मैम। हो सकता है मैम। हो सकता है मैम। है मैम जैसे इसका जब renew टेन्योर खत्म हो जाए certificate मैम, के लिए मैम होता है। रजिस्टर सर्टिफिकेट जब मैम एक्सपायर हो जाए इसका। एक्सपायर हो जाए बिल्कुल। उसके बाद कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस टाइम इसका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाए, Certificate। यानी कि पहली बार काम करने जा रहे हो, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का काम करने जा रहे हो, तो इरडाई नहीं आएगा आपके पास। आप इरडाई के पास जाओगे कि सर हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, क्या हमें सर्टिफिकेट मिल सकता है? इरडाई को आप अच्छे लगोगे, साफ सुथरे लगोगे, मतलब लगेगा कि बंदा फ्रॉड नहीं करेगा, तो सर्टिफिकेट दे देगा। कुछ टेन्योर के लिए देगा, इनकी फीस होती है अलग अलग, जैसे मान लो 5 साल के लिए। अब आफ्टर 5 years कोर्ट यू कैन रिन्यू इट। मॉडिफाई करवाना है आपने बिजनेस, पहले फॉर एग्जांपल आप लाइफ इंश्योरेंस करते थे, अब उसमें हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, बड़े सारे इंश्योरेंस ऐड ऑन करवाने हैं, मॉडिफाई करवा लो। मॉडिफाई हो गया, विड्रॉ करवा लो। अगर विड्रॉ कौन कर सकता है? विड्रॉ आप खुद कर सकते हैं, यानी कि ईश्वर जिसने अप्लाई किया था सर्टिफिकेट के लिए, अब चाहता है कि मुझे काम नहीं करना, मैं इंश्योरेंस सेक्टर में काम नहीं करना चाहता, तो वो बंदा क्या करेगा? विड्रॉ के लिए भी खुद अप्लाई करेगा। ठीक है, एक तो हो गया उसने खुद जाके विड्रॉ करा लिया। दूसरा क्या होगा? कांडी इंसान है। कांडी इंसान मतलब लोगों का साथ बुरा करता रहता है, लोगों के पैसे हड़प तो लेता है पर वापस देने का नाम ही नहीं। इरडाई सजा के तौर पर उसे सस्पेंड कर सकता है और उसका सर्टिफिकेट कैंसिल कर सकता है। तो ये 5 काम हो सकते हैं अलग अलग सिचुएशन में। टोटल 6 हो गए वैसे, रजिस्ट्रेशन, रिन्यू, मॉडिफाई, विड्रॉ, सस्पेंड और कैंसिल। ठीक है, तो ये विड्रॉ, सस्पेंड और कैंसिल फॉर द रिमूवल ऑफ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट रिन्यू एंड मॉडिफाई फॉर इशूइंग सर्टिफिकेट। तो ये 6 काम टोटल हो गए जो 2 अलग अलग कैटेगरीज में बाइफरकेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इन द मैटर कंसर्निंग assigning of policy, nomination by policy holder, insurable interest, settlement of insurance claim, surrender value of the policy and other terms and condition of contract of insurance. शुभम सिंगला, सेकंड पॉइंट पढ़कर क्या समझ में आ रहा है? मैम ये जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं, जो पॉलिसी को होल्ड करते हैं, मतलब अपना इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं और पॉलिसी को होल्ड करते हैं, उसके मैटर्स में जो मैम कोई भी अगर मैटर क्लेम से रिलेटेड होता है उनके, या किसी भी चीज से रिलेटेड होता है, तो उसको करवाने का काम आरटीआई करवाता है। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर इन द मैटर कंसर्निंग असाइनिंग ऑफ पॉलिसी। इतना समझा दो बस कोई मुझे कि किस रिगार्डिंग हेल्प करेगा। कुणाल, आप समझा पाओगे? मैम फर्स्ट लाइन में। हाँ, सिर्फ यहाँ तक जहां तक मैंने ये मार्क किया हुआ है, पॉलिसी तक। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर इन द मैटर्स कंसर्निंग असाइनिंग ऑफ पॉलिसी। मैम उनको किस हिसाब से कैसा लाइफ इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस करवाना है उस हिसाब में हेल्प करता है मैम, प्रोटेक्ट करता है पॉलिसी होल्डर्स की। एडआई डायरेक्ट हेल्प करेगा? नो मैम, जो इंश्योरेंस कंपनी उनके थ्रू उनको समझाता है मैम, फिर वो पॉलिसी होल्डर्स को समझाते हैं मैम। उनको क्या होता है कि पॉलिसी होल्डर्स को अपनी डिफरेंट पॉलिसीज चाहिए, तो जो पॉलिसीज इनको मिलती हैं वो सही तरीके से होंगी, उसके टर्म्स एंड कंडीशन सही होंगे। कोई भी पॉलिसी इशू होने से पहले ना उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो कंप्लीटली अप्रूव्ड होती है, यानी कि जब पॉलिसी असाइन की जाती है तो वो धोखेधड़ी के साथ ना हो, इस चीज का ध्यान कौन रखता है? इडाई करता है। यानी कि असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी मिलते टाइम भी आपके साथ कोई अनफेयर चीजें यूज नहीं होनी चाहिए। अगर हुई हैं तो इडाई के पास आप जाकर शिकायत कर सकते हैं। ठीक है जी। नॉमिनेशन ऑफ पॉलिसी होल्डर, पॉलिसी होल्डर की जो नॉमिनेशन, नॉमिनी डिसाइड करते हो या फिर आपके बाद किसको पैसा मिलेगा, उस चीज में भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, नहीं होनी चाहिए। तीसरा क्या है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब जो इंटरेस्ट आपको मिलता है उस इंश्योरेंस से, या फिर जिस इंटरेस्ट के लिए आप इंश्योरेंस करवाते हो। फॉर एग्जांपल मैंने अपने इस घर की सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस करवाया है, अगर इस घर में आग लग जाए तो मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए, मुझे क्लेम मिलना चाहिए, तो हमारा जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है उसको चेकआउट करता है, वो चीजें सही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो छोटे मोटे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको थोड़ा सा पैसा खिलाकर अच्छी अच्छी चीजों का क्लेम कर लेते हैं। जैसे कि अभी बड़े बड़े फ्रॉड्स होते हैं, उसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज को थोड़ा सा पैसा खिलाया और वो बड़े लेवल के लिए खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी चेक होगा।
सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम मतलब कि जितने का क्लेम है आपका उतना क्लेम आपको मिलना चाहिए, उसमें सेटलमेंट में कोई दिक्कत ना हो। सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी। सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी मतलब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि जब आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल कराते हैं तो जो पैसा मिलना चाहिए वो पैसा भी एग्जैक्ट होना चाहिए, जितना बनता है उतना ही देना चाहिए आपको, आपको फालतू का पैसा काटना नहीं चाहिए। एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, या फिर कॉन्ट्रैक्ट के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें कोई धोखाधड़ी वाली बात ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा एडाई। यानी कि एडाई ओवरऑल चेक ये करेगा कि लोगों के साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो, चाहे पॉलिसी देते समय, चाहे पॉलिसी को वापस कैंसिल करते समय, चाहे जब उसका वो इवेंट हो गया, से फायर इंश्योरेंस था तो अगर आग लग गई तो उसका क्लेम काटते समय भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारी इंश्योरी को। हाँ जी कुमकुम। मैम आपने बोला कि जो पॉलिसी होल्डर होता है वो डायरेक्ट, मतलब जो एडाई होती है वो डायरेक्ट पॉलिसी होल्डर की हेल्प नहीं करती, इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू करती है। तो मैम पॉलिसी होल्डर के साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो वो डायरेक्ट एडाई के पास जाएगा, डायरेक्ट शिकायत करेगा। पहले आप मैम ये इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेबल, बात कर, एक मिनट, पहले आप इंश्योरेंस कंपनी से बात करके देख लो। अगर इंश्योरेंस कंपनी से बात होकर आपकी प्रॉब्लम सोल्व आउट होती है तो ठीक, वरना एडाई जो साइट होती है, वेबसाइट्स होती है, वहां जाके कंप्लेन कर दो। कस्टमर हेल्प होती है, सपोर्ट होती है, वहां पे ऑफिसर्स के नाम लिखे होते हैं, ईमेल आईडीज लिखी होती है, उन पे जाके आप कंप्लेंट कर दो किसी पर्टिकुलर कंपनी के खिलाफ, तो अपने आप एक्शन ले लेंगे। मैं उस टाइम जो बोल रही थी, तो मैं ये बोल रही थी कि आपको इंश्योरेंस खरीदना है, ठीक है, आप डायरेक्टली एडाई से जाके ये थोड़ी पूछो कि बता भाई मैं कौन सा इंश्योरेंस लूं, वो तो अपने इंश्योरेंस के एजेंट से पूछ ले। पॉलिसीज हैं, कंपनीज हैं, जिस कंपनी का इंश्योरेंस लेना है उस कंपनी से पूछ, या पैसा बाजार.com, वेबसाइट्स बड़ी सारी अवेलेबल हैं, सर्चिंग करो। आजकल तो बैंक्स भी पॉलिसीज बेचते हैं, बैंक से पूछो। तो तुम्हें जो अपना इंक्वायरी वाला पार्ट है वो तो तुम इंश्योरेंस रेगुलेटर से, रेगुलेटर्स नहीं, इंश्योरेंस कंपनी से ही करो। बट अगर कहीं पर फंस जाओ, किसी से तुम्हें बदला लेना है या किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया, उसकी कंप्लेंट डालनी है, तो आओ मेरे पास। मैं क्या हूँ, मैं रेगुलेटर हूँ, मैं डेली आपका काम करवाने वाला फैसिलिटेटर नहीं हूँ, मैं रेगुलेटर हूँ। जो आप पूछ रहे हो कि वो उसकी हेल्प करेगा पॉलिसी को डिसाइड करने, वो काम होता है फैसिलिटेटर का। और ये जो सिर्फ ऊपर नजर बना के रखता है, दंड देने वाला काम, वो काम होता है हमारे रेगुलेटर का। हाँ जी मैम ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट और सरेंडर वैल्यू पॉलिसी दोबारा बताना। बता देती हूँ। तुमको क्लियर हो गया या कुछ और प्रॉब्लम है? मैम अगर कोई कंपनी रजिस्टर ही ना हो तो एडाई के पास, तो आपको चेक करना चाहिए उसका रजिस्ट्रेशन। अगर वो इडाई के पास रजिस्टर नहीं है तो वो गैर कानूनी तरीके से काम कर रही है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बिना अपने आप को इडाई के पास रजिस्टर करवाए इंश्योरेंस बिजनेस नहीं कर सकती। कर रही है तो वो गलत है। ओके मैम। यस मान्यता। सरेंडर वैल्यू एंड इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इसका मीनिंग बता दो बस। सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू क्या होता है आपका? सरेंडर वैल्यू का मतलब होता है जो पॉलिसी है, जस्ट सपोज आपने आज 15 लाख की कोई पॉलिसी ली, ठीक है, 15 लाख की पॉलिसी ली है। अब उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका ड्यूरिंग द टाइम ये इवेंट फुलफिल हो जाता है तो आपको 15 लाख मिल सकते हैं, या जितने का आपका लॉस हुआ उतने का मिल सकता है। लेकिन अगर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, जैसे 1 साल की आपने पॉलिसी अगर उठाई, नहीं होता तो एट द एंड ऑफ द टाइम आपको 15 लाख ही मिलेंगे, कोई ऊपर का अमाउंट नहीं मिलेगा। मान लो तो ये 15 लाख क्या है इसकी, ये 15 लाख इसकी सरेंडर वैल्यू, मतलब आपने पहले 15 लाख रुपए जमा कराए और उस इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला, 1 साल के अंदर अगर आपका कोई लॉस नहीं होता है तो आपको 15 के 15 पूरे मिल जाएंगे। तो उसकी सरेंडर वैल्यू क्या है, वो 15 लाख रुपए है। या फिर कोई और इंश्योरेंस है, इवेंट बेस्ड नहीं बोलते, से लाइफ इंश्योरेंस है, आपने कई सालों में 15 लाख रुपए जमा कराए और उसके बाद यहाँ पर बोलता है कि आपको इतने साल के बाद 18 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो आपकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू कितनी हुई? आपकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू हुई 18 लाख रुपए। क्लियर है? यस मैम। यस मैम।
स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मैम। अब हो गई? अब हो गई यस मैम। यस मैम। तो हम लोगों ने सरेंडर वैल्यू पढ़ लिया था। अब सरेंडर वैल्यू के बाद क्या है हमारे पास? सरेंडर वैल्यू के बाद है हमारे पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी कि एबल मतलब योग्य, किसके योग्य? इंश्योर होने योग्य। क्या? इंटरेस्ट। अब जब आप इंश्योरेंस करवाते हो तो आप किसी ना किसी चीज का इंश्योरेंस करवाते हो, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस में आप किसका इंश्योरेंस करवाते हो? किसी की लाइफ खुद का मैम। लाइफ। मेराइन इंश्योरेंस में क्या इंश्योर करवाते हो? उस मेराइन में रिपीट मैम। बाय शिप शिपिंग वगैरह। शिप्स वगैरह का। शिप्स के अंदर जो आपका सामान रखा है उस सामान का, शिप्स तो आपके है ही नहीं, वो तो गवर्नमेंट के हैं। आपने मराइन इंश्योरेंस लिया मतलब शिप के द्वारा मेरा कोई सामान आ रहा है, बाय वाटर मेरा सामान आ रहा है, तो उसका आपको इंश्योरेंस करवाना है। ठीक है जी। उसके बाद फायर इंश्योरेंस, आपके मॉल में बहुत सारा सामान पड़ा है या आपके गोडाउन में बहुत सारा सामान पड़ा है, उसका आपने क्या करवा लिया? फायर इंश्योरेंस करवा लिया। तो आपने ध्यान दिया कि हर एक इंश्योरेंस के अंदर कुछ ना कुछ चीज है जिसका इंश्योरेंस हो रहा है। तो ये जो चीज है ये क्या है? आपका इंटरेस्ट है। ये चेक किया जाएगा कि जिसका इंश्योरेंस हो रहा है क्या वो इंश्योरेबल भी है। अब जैसे कि पहले के टाइम में किसी की ब्यूटी का इंश्योरेंस नहीं होता, लेकिन आज के टाइम में जो ये मॉडल्स हैं, रोल मॉडल्स होती हैं या फिर जो फैशन इंडस्ट्रीज के लोग हैं, उनके लिए उनकी ब्यूटी ही सब कुछ है। अगर वो नहीं है उनके पास तो कुछ भी एसेट्स नहीं है उनके पास, तो आजकल इस टाइप के इंश्योरेंस भी होने लगे। यानी कि धीरे धीरे इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्रिएट होती रहती है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है उसकी डेफिनेशन कौन डिसाइड करेगा? इडाई ही डिसाइड करेगा। यही नए नए लॉजिक्स लेकर आते हैं कि अब इसका भी इंश्योरेंस किया जा सकेगा, अब इस चीज का भी इंश्योरेंस किया जा सकता। तो वो जो इंटरेस्ट है वो इंश्योरेबल है कि नहीं, इसको भी चेक किया जाता है व्हेन यू आर असाइनिंग द पॉलिसी। पॉलिसी हमेशा उसी चीज की दोगे जो कि इंश्योर हो सकती है, जिस चीज का इंश्योरेंस ही नहीं है। अब एक 95 साल का कोई इंसान है या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसे कैंसर है, क्या उसका लाइफ इंश्योरेंस होता है? नो मैम। नहीं होता मैम। मना कर देते हैं। क्या बोलते हैं कि इसके पास इंटरेस्ट ही नहीं बचा। अब इसके पास इंटरेस्ट नहीं बचा तो इंश्योरेबल नहीं हो सकता। जैसे पुरानी मूवीज में अगर आपने देखा हो तो कई हीरो वगैरह होते हैं जिनको कोई बीमारी लग जाती है लेकिन उसको डिस्क्लोज नहीं करते, कहते इंश्योरेंस करवा लेता हूँ और एक्सीडेंट में मारा जाऊंगा, मेरी फैमिली वालों को पैसे मिल जाएंगे। तो वहां पर कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी के साथ वैसे तो धोखाधड़ी हुई ना, सामने वाले ने क्या छुपाए? फैक्ट्स छुपाए। तो वो फैक्ट्स छुपाने वाली चीजें भी क्राइम होती हैं अगर ऐसी चीजें सामने आती हैं। या फिर इंश्योरेंस कंपनी जानबूझकर ऐसी चीजों का इंश्योरेंस कर देती है जो इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए था, तो फिर ये चीजें इलीगल हैं। और इलीगल हैं तो इडाई यहाँ पर अपना काम कर सकता है, मतलब अपनी इंस्पेक्शंस लगा सकता है। ठीक है, क्लियर? इंश्योरेबल इंटरेस्ट और सरेंडर वैल्यू वाला। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस सावन। यस मैम। मैम एक मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है एक उसकी मतलब कराने वाले बंदे की? डिपेंड करता है, जनरली 50-60 के ऊपर नहीं लेते हैं जनरली। 60 पैसा हो जाता है ना तो उसके बाद मना कर देते हैं, नहीं लेते उसको। ओके मैम। बाकी डिपेंड करता है पर्टिकुलर हर एक पॉलिसी कंपनी के ऊपर। ओके मैम। कंपनी पैसे का क्या करती है मैम? कंपनी पैसे को इन्वेस्ट करती है। अगर जनरली क्या होता है 100 लोग इंश्योरेंस कराते हैं तो 100 में से किसी 2 के घर में दिक्कत आती है, बाकी पैसा तो वो इन्वेस्ट करते रहते हैं मार्केट के अंदर। यही तो बिजनेस है। Majority. चलो ये वाला ना 1 मिनट रह गया इस चीज को खत्म होने के लिए, फटाफट से रिज्वाइन करो क्लास को। ठीक है।